Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLB classes. Guys, today we are going to discuss some MCQs based on paper 1 for NTA UGC NET JRF. Okay guys, now come to the question. Question 1. Discussion method can be used when? Discussion method कब यूज़ किया जाता है? जब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, या टॉपिक बहुत ईजी हो, या टॉपिक डिफ़िकल्ट हो, या ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा द टॉपिक इज डिफ़िकल्ट, यानी टॉपिक लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हो, वेरी डिफ़िकल्ट ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो डिस्कशन मैथड यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ गाइस डिस्कशन मैथड के बारे में डिटेल देखते हैं कि वो क्या है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मैथड्स विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 ब्रॉड टाइप्स. बहुत ही टाइप्स के टीचिंग मैथड है, लेकिन उसको कैटेगराइज किस में किया गया है? 4 ब्रॉड टाइप्स, यानी 4 बड़े टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया गया है टीचिंग मैथड को. कौन कौन से हैं? दीज आर, फर्स्ट वन इज टीचर सेंटर मैथड, सेकेंड वन इज लर्नर सेंटर मैथड, थर्ड वन इज कंटेंट फोकस्ड मैथड, एंड फोर्थ वन इज इंटरेक्टिव पार्टिसिपेटिव मैथड्स. ओके, तो ये 4 हैं बड़े आपके ब्रॉड मैथड्स. ओके, नाउ गाइस यहाँ देखते हैं इंस्ट्रक्शनल मैथड्स क्लासिफाइड इनटू द फ्लोइंग. ओके, इंस्ट्रक्शनल मैथड्स को टीचर सेंटर मैथड भी बोला जाता है. टीचर सेंटर मैथड का अनदर नेम है इंस्ट्रक्शनल मैथड. ओके, सो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में अगर देगा तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. ओके गाइस, नाउ देखते हैं टीचर सेंटर मैथड में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से मैथड्स आते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज लेक्चर मैथड, सेकेंड डिस्कशन मैथड, थर्ड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैथड, fourth the study assignment method, fifth tutorial method, sixth seminar method, seventh demonstration method, 8 buzz group, 9 role plays, and 10 brainstorming. ओके, ये सारे आपके टीचर सेंटर मैथड के आपके टाइप्स. ओके, सो यहाँ पर अब देखते हैं मैथड्स, यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ओके, तो डिस्कशन मैथड के बारे में जानेंगे कि उसका यूज़ क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. अगर एडवांटेज है किसी चीज़ में तो उसकी डिसएडवांटेज भी ही होगी. ओके गाइज, नाउ अब देखते हैं डिस्कशन मैथड क्या है. अ मैथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रिच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव. ओके, ऐसा मैथड जिसमें कि डिस्कशन टेक्निक यूज़ किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स. ओके, कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे के व्यूज़ रखते हैं, आइडियाज़ रखते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करते हैं. इसी को क्या बोलते हैं? डिस्कशन मैथड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, एक क्लास में अगर टीचर है और एक लर्नर है, इट मीन्स स्टूडेंट है, तो इसमें क्या होता है डिस्कशन मैथड में कि टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव होते हैं. इसमें कोई भी पैसिव नहीं होता है, यानी टीचर भी एक्टिव है और लर्नर भी एक्टिव है. यानी टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो लर्नर एट अ पॉइंट उसको जवाब देगा. तो ये आपका डिस्कशन मैथड में है. ओके गाइज, मतलब दोनों ही एक्टिव होते हैं. ओके, अब इसके यूजेस क्या हैं देखते हैं. टू डेवलप इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम. इमेजिनेटिव सॉल्यूशंस जो होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के, उसको डेवलप करना इसका यूज़ है. टू सेकेंड पॉइंट, टू स्टिमुलेट थिंकिंग एंड इंटरेस्ट एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. इसमें क्या है गाइज, ये बोल रहा है कि टू स्टिमुलेट थिंकिंग, यानी लर्नर की थिंकिंग को इनकरेज करना, उसको बढ़ाना. ओके, प्रोत्साहन करना उसका. ठीक है, और एंड टू सिक्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. अगर ये आपका मैथड जो है एक्टिव है टोटली, यानी लर्नर और टीचर दोनों ही एक्टिव हैं, तो इसमें क्या होगा, लर्नर यानी स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि सिक्योर कर सके स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को. ओके गाइज, नाउ थर्ड, टू एम्फेसिस मेन टीचिंग पॉइंट. यहाँ पे टीचिंग पॉइंट्स को भी एम्फेसिस किया जाता है. ठीक है, टू सप्लीमेंट लेक्चर्स, रीडिंग्स, लैबोरेटरी एक्सरसाइजेज. इसमें क्या किया जाता है, लेक्चर, रीडिंग्स, लैबोरेटरी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती है. ठीक है, दोनों ही एक्टिव होते हैं, तो यानी लर्नर भी एक्टिव और टीचर भी एक्टिव होते हैं. फिफ्थ पॉइंट, टू डिटरमाइन हाउ वेल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स. ओके, ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पता कर सके कि स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आ रहा है. ठीक है, और प्रिंसिपल्स वगैरह जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो कितना स्टूडेंट
समझ पा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि डिस्कस कर सके कि स्टूडेंट को कुछ समझ में ना आ रहा है तो टीचर उसको दोबारा से समझाए, अगर समझ में आ जा रहा है तो उसको वो टेस्ट कर सकता है टीचर कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ गाइस 6 पॉइंट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोसीजर। इसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है एप्लीकेशन के लिए, थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए, ओके गाइस। नाउ 7th पॉइंट क्या है इसका, टू समराइज क्लैरिफाई पॉइंट्स और रिव्यू, ओके। अगर कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ये टीचर है, उसने कुछ एक्सप्लेन किया, XYZ उसने कुछ एक्सप्लेन किया, ठीक है, XYZ उसने एक्सप्लेन किया और स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एट अ पॉइंट वो सवाल पूछेगा टीचर से कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, और इन केस उसने बोला कि सर मुझे समझ में आ गया, मैम मुझे समझ में आ गया, तो एट दैट पॉइंट टीचर को क्या करना चाहिए इसमें कि उससे क्वेश्चन अराइज करना चाहिए, उससे क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो वो पता लगा सके कि लर्नर को यानी स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, ठीक है गाइस। और इसी से पता चलेगा उसका रिव्यू, यानी उसको उसके रिजल्ट का रिव्यू पता चलेगा कि वो कितना पानी में है और उसको कितना समझ में आया। बहुत से बच्चे होते हैं झूठ मूठ का बोल देते हैं कि सर और मैम मुझे समझ में आ गया, तो एट दैट पॉइंट अगर टीचर तुरंत क्वेश्चन अराइज करेगा तो इससे क्या होगा कि टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा मतलब झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड इसीलिए यूज़ किया जाता है, ओके गाइस। नाउ गाइस अब इसके एडवांटेज देखते हैं। इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, इसमें क्या है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट भी एक्टिव है और लर्नर टीचर भी एक्टिव है, दोनों ही जब एक्टिव होंगे और डिस्कशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जानने की कोशिश करेंगे, ओके, नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, ओके गाइज, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा नॉलेज, ओके, जो भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वगैरह उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको फॉलो करेगा। कमिटमेंट्स होते हैं कि मुझे इतना चैप्टर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करेगा, ठीक है, तो उसमें इंक्रीमेंट होता है, ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट, यूटिलाइजेज स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की नॉलेज यूटिलाइज होती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो डिस्कस करेगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेगा वो, क्योंकि टीचर के संपर्क में अगर है वो हमेशा ही वो पूछता है तो उसको हर दिन कुछ नया जानने को मिलेगा, ठीक है। तो यूटिलाइज स्टूडेंट नॉलेज इसमें होता है और उसको एक्सपीरियंस भी उसका यूटिलाइज होता है, ओके गाइज। सो डिस्कशन मैथड ही बहुत अच्छा है। नाउ नेक्स्ट, रिजल्ट्स इन मोर परमानेंट लर्निंग बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, ये पॉइंट आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि रिजल्ट इन मोर परमानेंट लर्निंग, यानी जो भी रिजल्ट इसमें आ रहा है वो परमानेंट, बहुत ज़्यादा परमानेंट लर्निंग है। अगर कोई भी बच्चा डिस्कस करके पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा देर तक रहेगा इन कंपैरिजन टू रोल लर्निंग। रोल लर्निंग में आपका आएगा कि रट्टा मारना होता है कि अगर कोई भी लर्नर है वो रट के पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा दिन तक वो चीज़ नहीं लर्न रहेगा। लेकिन अगर वो समझ के पढ़ रहा है और कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को समझ के पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा और उसको डिस्कस भी कर रहा है अपने टीचर से, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये परमानेंट रहेगा, मोर परमानेंट लर्निंग इसको बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो जो लर्निंग होगी वो क्या होगी, मोर परमानेंट लर्निंग होगी, ओके गाइज। नाउ इसके कोई भी मेथड है तो एडवांटेज है गाइस, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, उसको देखते हैं। रिक्वायर हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर, इसमें जो टीचर होंगे उसको बहुत ही ज़्यादा हाईली स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो इसको नहीं फॉलो कर सकता, इसको नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है, इसमें डिस्कशन मेथड में, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी इसमें एक्टिव है, तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज करेंगे, तो टीचर को चाहिए कि उस क्वेश्चन का वो जवाब एट दैट टाइम वो दे सके, ठीक है। और गाइस जब हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर होगा तो उसका फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा डिसएडवांटेज में। एंड रिक्वायर्स प्रिपरेशन बाय स्टूडेंट्स, और इसमें क्या होता है कि जब स्टूडेंट एक्टिव है यानी लर्नर एक्टिव है तो उनको सेल्फ स्टडी वगैरह भी करनी पड़ेगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीचर से क्वेश्चन अराइज कर सके, समझ में आया। तो यही है कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके लिए ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि इस मेथड में तो क्या है, उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, घर में भी एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा, ट्यूशन कोचिंग के अलावा, स्कूल के अलावा उसको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ताकि डिस्कशन मेथड में वो सर के और मैडम के
क्वेश्चन का जवाब दे सके। ओके, नाउ थर्ड, लिमिट कंटेंट। इसमें क्या होता है, कंटेंट लिमिट होता है। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट, कंज्यूम टाइम, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, ये मेथड। और फिफ्थ पॉइंट है, रिस्ट्रिक्ट साइज ऑफ ग्रुप। जब भी ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है साइज की, यानी ग्रुप साइज की। 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट लिमिट होता है। ठीक है, तो ये भी आपका डिसएडवांटेज हो गया। नाउ गाइज, इसका 6 पॉइंट, यूजेस का 6 पॉइंट देखते हैं। मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टीचिंग एड। इसमें से कौन सा टीचिंग एड है। वर्किंग मॉडल ऑफ विंड मिल, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर, या ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब इसी क्वेश्चन को, उसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि कैसे हुआ। टीचिंग एड्स कैन बी एज बेसिक एज ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड। टीचिंग एड पहले के समय में क्या था कि ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड को ही बोलते थे, लेकिन अब क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, तो उस टीचिंग एड्स और बढ़ गए हैं। अब क्या है, ऑडियो एंड विजुअल इक्विपमेंट्स सच एज डीवीडी प्लेयर्स एंड वीडियो प्रोजेक्टर्स आर कॉमनली यूज्ड एज टूल्स फॉर लर्निंग विद अ वेरी इफेक्टिव आउटपुट। ओके, पहले के समय में क्या था कि वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड अभी भी चल रहा है, लेकिन अब साथ साथ में क्या आ गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, यानी ऑडियो और विजुअल इक्विपमेंट्स आ गए हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं, डीवीडी प्लेयर्स आ गए हैं। ठीक है, डीवीडी के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है, उसको दिखा के कि क्या है कॉन्सेप्ट और क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, एंड वीडियो प्रोजेक्टर, बहुत सारे स्कूल्स में, मैक्सिमम स्कूल में अब प्रोजेक्टर लग चुका है और बोर्ड की जगह वो प्रोजेक्टर यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और ये भी टीचिंग एड्स है। गाइस, इस पॉइंट को फिर से देखते हैं। Audio and visual equipment such as DVD players and video projectors are commonly used as tools for learning with a very effective output. इसके आउटपुट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख के बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। मतलब वो देखना चाहते हैं कि क्या है इसमें, और उससे क्या हो रहा है कि बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, देख रहे हैं तो दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, टीवी के जरिए, डीवीडी के जरिए, प्रोजेक्टर के जरिए अगर स्टूडेंट देख रहा है, जो पढ़ने में अच्छा नहीं है वो भी देख रहा है, तो उसके दिमाग में भी वो चीज़ डेटा फीड हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बहुत ही अच्छा इफेक्टिव आउटपुट दे रहा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स टेंड्स टू गेट मोर इन्वॉल्व एंड लर्निंग इफ टीचिंग एड्स आर इम्प्लीमेंटेड इनटू कुरिकुलम। इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। ठीक है, टीचिंग एड्स में, इसी वजह से। टीचिंग एड्स यूज्ड इन टीचिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। टीचिंग एड्स जो है, टीचिंग में जो यूज़ किया जाता है वो क्लासिफाइड किया गया फॉलोइंग पॉइंट्स में। देखते हैं। ट्रेडिशनल एड्स जो था पहले के समय में, अभी भी यूज़ किया जाता है कई जगह। ठीक है, तो ट्रेडिशनल उसको बोलेंगे। ट्रेडिशनल एड्स में आ जाएगा आपका ब्लैक बोर्ड, चॉक बोर्ड, बुक एंड पेरियोडिकल्स। ओके, ये सारे आपके ट्रेडिशनल में आ गए। ठीक है, इसमें वाइट बोर्ड भी आ जाएगा। ओके, नाउ विजुअल एड्स में आ गए ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, मैप, फिगर, चार्ट, पोस्टर, मॉडल, बुलेटिन। ओके, विजुअल यानी जिसको हम देख सकते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जरिए भी स्टूडेंट को, लर्नर को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, पिक्चर के जरिए भी, मैप, फिगर्स, चार्ट के जरिए भी। ठीक है, जैसे ग्राफ वगैरह है तो उसमें चार्ट्स दिखाए जाते हैं, साइंस में चार्ट्स दिखाए जाते हैं। ओके, मॉडल्स वगैरह। फिर नेक्स्ट है आपका बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनन बोर्ड, ग्लोब, ग्लोब के जरिए भी पढ़ाया जाता है, ग्राफ और एनी अदर टाइप ऑफ ग्राफिक्स सच एज डायग्राम, कट ऑफ्स एंड कार्टून्स। ये सारे आपके आ गए विजुअल एड्स में। ठीक है, जिसको देख सकते हैं। नाउ गाइस, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैकेनिकल एड्स, यानी ये जो एड है ये मशीन से रिलेटेड है, यानी मशीनरी आइटम से। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, ऑडियो और विजुअल। ओके, ये आपका जो विजुअल था ये मशीन से नहीं रिलेट कर रहा था। ठीक है, या नॉर्मली थिंग्स से, जो भी वस्तु है, जो भी सामान है, ऑब्जेक्ट वगैरह से ये रिलेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो विजुअल एड है ये आपका मशीनरी आइटम से रिलेशन है उसका, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नाउ ऑडियो में क्या आएगा आपका, रेडियो, टेप रिकॉर्डर,
टीचिंग मशीन, ये सारे ऑडियो जो सुन सकते हैं, ठीक है। और विजुअल में क्या है कि सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। विजुअल में देखते हैं क्या है, प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, फिल्म स्ट्रिप्स, मोशन पिक्चर, ये सारे आपके जो है विजुअल है, यानी देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। ये मैकेनिकल एड्स में आएंगे आपके। और जो पहले विजुअल था उसको सिर्फ देख सकते थे, ठीक है। और इसमें क्या है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक। नाउ गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी को एक्सप्लेन कर रहा है कि डी कैसे सही है। ऑडियो विजुअल यानी फिल्म्स, टेलीविजन्स, वीडियो कैसेट्स, ईटीसी, ये सारे क्या है आपके, ऑल ऑफ दीज में आ रहे हैं। और इसमें मॉडल भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन सी में सारे आ रहे हैं ना, मॉडल्स भी आ रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर भी आ रहा है, टेप रिकॉर्डर भी, ऑल ऑफ दीज, ओके। सो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पर अब देखते हैं क्या बोल रहा है। विजुअल मटेरियल एड्स में क्या आएगा, यूज ऑफ चार्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ चार्ट इंक्लूड, चार्ट कितने टाइप्स के होते देखते हैं, आउटलाइन चार्ट, टैबुलर चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, फ्लिप चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स ऑल्सो बीन यूज्ड। इसमें क्या होता है, ये सारे जो चार्ट्स के नाम है ये सारे भी टीचिंग एड्स में आएंगे, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, विजुअल मटेरियल एड, ओके, जिसके जरिए कि टीचर पढ़ा सके, वही है टीचिंग एड्स, यानी एक तरीके का टूल टीचर के लिए औजार का काम करता है ताकि वो अपने लर्नर को समझा सके। नाउ अब देखते हैं, नाउ गाइस कम टू थर्ड क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज, टीचिंग का मेन एम क्या है, टू डेवलप ओनली रीजनिंग, टू डेवलप ओनली थिंकिंग, बोथ ए एंड बी, एंड टू गिव इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टीचर का काम इंफॉर्मेशन देना तो है ही नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा वो, तो बच्चा कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। बस टीचर का काम क्या है कि सिलेबस कंप्लीट करना और चले जाना और इन्फॉर्मेशन देना रिगार्डिंग सिलेबस, नहीं, टीचर को एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताना पड़ता है टीचर को कि आज के समय में क्या ज़रूरी है एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो टू डेवलप ओनली रीजनिंग ये और टू डेवलप ओनली थिंकिंग दोनों ही सही है, यानी टीचर को क्या करना चाहिए, रीजनिंग भी एक्सप्लेन करना चाहिए, उसके दिमाग में डालना चाहिए, ठीक है। और थिंकिंग भी कि अच्छा और बुरा स्टूडेंट खुद ही समझ सके, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है किसी बच्चे के अंदर, ठीक है। तो ये टीचर का मेन मोटो है, मेन एम ऑफ टीचिंग यही है, ताकि वो डेवलप कर सके रीजनिंग के साथ साथ थिंकिंग भी, ठीक है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा सके स्टूडेंट की। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 4, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड, किसी भी टीचिंग की क्वालिटी कैसे रिफ्लेक्ट होगी वो बताना है बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में स्टूडेंट आ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, तो वो क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्ट करेगा, नो बिल्कुल भी नहीं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, नो। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस, यानी क्लास में साइलेंस रहेंगे बच्चे, मतलब चुपचाप बैठे रहेंगे, ये भी क्वालिटी नहीं बताएगा। क्वालिटी कैसे बताएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट। अगर कोई लर्नर है, उसको कोई टीचर समझा के गया, ठीक है, और प्रोफेसर या डीन आके उससे उस लर्नर से यानी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, और इन एट दैट टाइम अगर वो स्टूडेंट प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहा है, तो इसमें किसकी फॉल्ट है, स्टूडेंट की या टीचर की? इसमें साफ साफ टीचर की फॉल्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने लर्नर को, अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझा ही नहीं पाया, उसके दिमाग में फीड नहीं कर पाया इन्फॉर्मेशन, तभी तो वो अपने प्रोफेसर यानी अपने प्रिंसिपल के सामने उसका सही जवाब दिया नहीं, ठीक है, समझ में आया? तभी ये मतलब क्वालिटी ऑफ टीचिंग यही रिफ्लेक्ट करता है कि अगर उस स्टूडेंट ने अच्छे से एक्सप्लेन किया उस क्वेश्चन के आंसर को, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसके टीचर ने टीचिंग अच्छी की है या नहीं। अगर वो नहीं बता सकता है तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? स्टूडेंट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा गलती टीचर की है। टीचर ही है जो अपने स्टूडेंट को सही से समझा नहीं पाया, ठीक है। टीचर का मेन काम है कि अपने स्टूडेंट को जैसे वो चाहे वैसे समझाए। मतलब अगर बच्चा ए फॉर एप्पल नहीं सीख रहा है, ए फॉर एरोप्लेन सीखना चाहता है, तो उसको उसी तरीके से सिखाना पड़ेगा। अगर एक ग्लास में हाफ पानी है, वो बच्चा समझ रहा है कि वो आधा खाली है और टीचर समझ रहा है कि वो आधा भरा है, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, परसेप्शन क्या है, उनका नज़रिया क्या है कि वो आधा भरा ग्लास ही देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या हैं कि उसको आधा खाली देखेंगे। तो अगर एक बच्चा है जो हर चीज़ को उल्टे कॉन्सेप्ट में समझना चाह रहा है, तो टीचर को भी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है।
बहुत सारे बच्चों की थिंकिंग और थिंकिंग कैपेसिटी अलग तरीके से होती है, तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए उस तरीके से समझाना पड़ेगा, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं उस तरीके से उसको समझाना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्वालिटी ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्ट होगा। और ब्रिलियंट तो कोई भी ब्रिलियंट स्टूडेंट से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा वो बता देगा, लेकिन टीचिंग किसी भी टीचर की कभी क्वालिटी तभी पता चलेगी जब वो वीक स्टूडेंट से, यानी जो कमज़ोर बच्चे हैं उससे कोई क्वेश्चन पूछे और वो अच्छे से एक्सप्लेन करे, तभी टीचिंग क्वालिटी पता चल सकती है किसी भी टीचर की, ठीक है। तो यही होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आया। नाउ द प्रेजेंट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। सिस्टम, एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है? प्रमोट्स रोल लर्निंग। रोल लर्निंग क्या होता है? रट्टा मारना होता है, जो रटते हैं बच्चे उसी को रोल लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट लाना है तो रट डालो, पूरा रट्टा मार दो। ये प्रमोट कर ही रहे हैं आज के समय में, ये होगा। डज नॉट प्रमोट गुड स्टडी हैबिट्स, जब रट्टा मारेंगे तो गुड हैबिट स्टडी कैसे प्रमोट करेंगे? तो ये भी होगा। डज नॉट इनकरेज स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर इन क्लास, और उनको इनकरेज भी नहीं करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर आएँ, ठीक है। तो बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट आज के समय में क्या है, एब्सेंट हो जाते हैं, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Now guys, come to next question. Question 6. A college wants to give training in use of statistical package for social science, SPSS. ये फुल फॉर्म आप लर्न कर लेना, ये एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। टू रिसर्चर फॉर दिस द कॉलेज शुड ऑर्गेनाइज। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक कॉलेज है जो चाहता है कि ट्रेनिंग दे किस पर? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस टू द रिसर्चर, ओके। तो इसमें क्या होगा, वो कॉलेज को क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए? कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप या लेक्चर, ठीक है। तो ये रिसर्चर के लिए है ना। पैकेज क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस टू द रिसर्चर। तो इसमें कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, सेमिनार नहीं होगा, ये वर्कशॉप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी वर्कशॉप। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइज कम टू क्वेश्चन 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च? यहाँ पे रिसर्च का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, रिसर्च इज नॉट प्रोसेस, रिसर्च इज अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, और रिसर्च इज नॉट पैसिव, ओके। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए में रिसर्च सिस्टमैटिक है, ओके, रिसर्च इज सिस्टमैटिक। ऑप्शन बी, रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस। सिस्टमैटिक है तो वो प्रोसेस कैसे नहीं होगा? रिसर्च इज प्रोसेस, ओके। वो एक तरीके का प्रोसेस है, उसमें क्या होता है रिसर्च में? प्रोसेस बाय प्रोसेस स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ऑप्शन बी आपका इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और सी में क्या है? रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ये भी आपका सही है। रिसर्च इज नॉट पैसिव, रिसर्च पैसिव नहीं होता, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसर्च इज नॉट प्रोसेस, ओके। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डिस्कवरीज आर रिसर्च, रिसर्च लीड्स टू डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड, नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट कौन सा सही है? डिस्कवरीज आर रिसर्च, पहले डिस्कवरी आ गई फिर रिसर्च हुआ, नो। रिसर्च लीड्स टू डिस्कवरी, ओके। जस्ट अ मिनट। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। रिसर्च जो है वही तो लीड करेगा डिस्कवरी को। अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी रिसर्च लीड्स टू डिस्कवरी। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें भी बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म। क्या रिसर्च में ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्वेश्चन फॉर्म में होता है? नो। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म में होता है? नो। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थेसिस। रिसर्च है तो थेसिस होगा ही, थेसिस के चैप्टर 1 में स्टेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ गाइज नेक्स्ट. Now guys come to question 10. Match list A with list B and choose the correct answer. यहाँ पे list A है and B है, उसको मैच करना है,
ओके, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी ये है। सो हिस्टोरिकल मैथड, पास्ट इवेंट्स, सर्वे मैथड ये एक दूसरे के सामने हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यानी ऑप्शन बी। देखते हैं क्या है ऑप्शन बी में। ए का 1 यानी हिस्टोरिकल मैथड का पास्ट इवेंट्स होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड कर रहा है तो पास्ट यानी भूतकाल का है, ठीक है, तो ए का 1 होगा। बी का क्या है, बी का 2 सर्वे मैथड विजन है, ठीक है। अब सी का 4 होगा यानी फिलोसफिकल मैथड आपका होगा एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल केसेस में ही ये फिलोसफिकल मैथड यूज़ किया जाता है। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट ये आपका है डी का 5, ओके, डी का 5 एक्सपेरिमेंटल मैथड आपका हो जाएगा फ्यूचर एक्शन, ओके। डी का 5 यहाँ पे दे रहा है ना, और ये 1 2 3 4 जो है, 4 के नीचे एक्सेप्शनल केसेस के नीचे आपका आएगा ये फ्यूचर एक्शन, ओके। ये 4 के नीचे आपका आएगा ये फ्यूचर एक्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है, लिस्ट बी में। तो एक्सपेरिमेंटल मैथड में आपका आ जाएगा फ्यूचर एक्शन से रिलेट करता है एक्सपेरिमेंटल मैथड। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके गाइज, if you like my video, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram. Thank you.